चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अभिक्रिया वेग की तापमान निर्भरता। कल हम लोग क्या पढ़े थे, अभिक्रिया की आणविकता पढ़े थे। उसके पहले हम लोग कोटि की चर्चा किए थे, रसायन की चर्चा किए थे। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अभिक्रिया वेग की तापमान निर्भरता। तो ध्यान से देखो इधर, अगर हमें कहीं अभिक्रिया होनी है, जैसे मान लो यहाँ में हमारे पास कंटेनर है, हम इसमें दो पदार्थ मिला दिए, ठीक है ना, हम इसमें दो प्रकार के पदार्थ मिलाए हैं और ये दोनों क्या करेंगे, अभिक्रियाएं करेंगे। क्या करेंगे, अभिक्रियाएं करेंगे। और अभिक्रिया अगर कर रहे हैं, मान लो कि हम ऐसे इसको नॉर्मल छोड़े हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे करा रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है अभिक्रिया क्या हो, धीरे धीरे हो। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, अच्छा मान लो कि गति कर रहे हैं धीरे धीरे और जा करके दूसरे से टक्कर कर रहे हो, अभिक्रिया कैसे होती है थोड़ा ध्यान दो। ये लोग क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। कैसे गति कर रहे होंगे, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे होंगे। ये एक दूसरे से बीच में टक्कर भी कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, टक्कर कर रहे होंगे। और जब एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो टक्कर के दौरान क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यही काम क्या करना है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं इसका, अगर मैं यहाँ बर्नर लगाऊं और इसको गर्म कर दूं, है ना, अगर मैं यहाँ से बर्नर लगा के क्या करूँ, इसको गर्म कर दूं, जब गर्म करूंगा इनकी गति जो होंगे वो घटेंगे कि बढ़ेंगे, बढ़ जाएगी। इनकी जो चलने की स्पीड है घटेगी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। वेरी गुड। ये ताप बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। और ताप बढ़ने पर अगर गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो संघट, ये जो टक्कर हो रहा था इनके बीच, वो थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगेगा। ये जो टकराहट हो रही थी, टक्कर होने जो समय लग रहा था, वो समय कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी टक्कर करना शुरू करेंगे। और जब जल्दी जल्दी टक्कर करना शुरू करेंगे तो अभिक्रिया भी क्या होगी, तेज होगी। समझा। इसका मतलब है कि अभिक्रिया वेग की तापमान निर्भरता का तात्पर्य है कि अगर ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसका मतलब है कि वेग निर्भर किस पर कर रहा है भाई, ताप पर निर्भर कर रहा है। वेग किस पर निर्भर कर रहा है, तो अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है। क्यों, रीजन भी जानते रहो। क्योंकि क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा पर बढ़ने पर क्या होती है, बोलो, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होती है, संघट की दर बढ़ जाती है। संघट में टक्कर, अणुओं के बीच टक्कर की दर बढ़ जाती है। तो ध्यान दो, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच, जिससे अणुओं के बीच संघट की दर बढ़ जाती है। संघट की दर बढ़ जाती है। बात समझ आया, संघट की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे, वेग की ताप पर निर्भरता। और एक बात और सुनिए, है ना, तो ध्यान दो, अगर किसी अभिक्रिया में, है ना, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके टेम्परेचर को 10 डिग्री तक बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, 10 डिग्री तक बढ़ाया जाए, तो उनकी वेग स्थिरांक बढ़ करके 2 गुना हो जाता है। मतलब उनकी जो स्पीड है, वो अभिक्रिया की जो दर होगी वो लगभग कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। क्या बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री, है ना, सेंटीग्रेड का ताप बढ़ाने पर, यार सिंपल बात, ताप बढ़ाओ तो वेग बढ़ेगा, है ना, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक कौन होता है, के होता है। जब आप यहाँ से लिखोगे वेग बराबर तो के लिखना पड़ेगा। तो वेग स्थिरांक के का मान, के का मान लगभग कितने गुना बढ़ जाता है, लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। लगभग कितने गुना बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। अर्थात 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 2 गुना बढ़ जा रहा है
इसका मतलब अभिक्रिया का जो वेग होगा वो भी लगभग कितने गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। सब यहाँ ये एवरेज लिया गया है कि कितना टेम्परेचर का बढ़ाओगे तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना होगा। जो अभिक्रिया 4 मिनट में होने वाली थी वो अभिक्रिया 2 मिनट में होकर के क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अगर अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो कोई भी चीज जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि अभिक्रिया की दर क्या होती है, तेज होती है। और अगर ठंडी होती है तो अभिक्रिया की दर कम होने के कारण कोई भी चीज जल्दी खराब नहीं होती। जैसे हम अगर बात करें खाना की, और वो खाना खाते हैं, मान लो कि शाम को पनीर बनाया आपने, वो बच गया, आप उसको कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में। क्यों फ्रिज में रख दिए, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या है, लो है। जब टेम्परेचर लो होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं जो उनके बीच रिएक्शंस हो रहे हैं, जो उनके बीच आपस में क्रियाएं हो रही हैं, जो सड़ने और गलने के चांसेस है, जो बैक्टीरिया के पैदा होने के चांसेस हैं, वो बहुत ही कम होंगे। ठंडे टेम्परेचर पर बैक्टीरिया पैदा नहीं होता है ना, इसलिए वो जल्दी से खराब नहीं होता। आप चाहो तो अगली शाम को भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात है, आज शाम का पनीर आप कल शाम खा सकते हो, लेकिन अगर फ्रिज में न रखा जाए तो शायद वो सुबह खाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो स्मेल देने लगेगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पैदा जल्दी हो जाएंगे। तो अत्यधिक गर्मी में, अत्यधिक ताप पर अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। और कम ताप पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कम होगा। इसलिए डेड बॉडी को कहाँ रखा जाता है, बर्फ में रखा जाता है। या फिर अगर आप आईसीयू अगर देखो तो वहाँ एक वो रैक बना होता है पूरा, है ना, हाँ एकदम ठंडा रहता है, उसको बॉक्स वो बॉडी वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है। कब तक, जब तक उसको सौंप नहीं देते हैं। समझा, ये सब काम क्या है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ताप बढ़ा, ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। अभिक्रिया की वेग की ताप जादू करिए पहले, जादू करिए पहले पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी रासायनिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक होती है, शुरू करने के लिए हाँ आवश्यक होती है भाव और अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित करते हैं। सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करती है, शुरू करने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब सक्रिय ऊर्जा, इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम है, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे देखो ये भी लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मतलब यह ऐसी ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा है जो क्या करेगी, अभिक्रिया को शुरू कराने का काम करेगी, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यह अभिकारक वगैरह उत्पाद में परिवर्तित भी करता है, ठीक है ना। अब देखो एक्टिवेशन की गणना करने के लिए, ईए की गणना करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण दिया है ना। तो थोड़ा यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे, है ना, सक्रिय ऊर्जा
सक्रिय ऊर्जा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आएगा। सक्रिय ऊर्जा की गणना करने के लिए आरेनियस समीकरण ठीक है ना। इस सक्रिय ऊर्जा की गणना करने के लिए आरेनियस समीकरण दिया है, ठीक है ना। इस समझते ध्यान से, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझ में आया है। सक्रिय ऊर्जा की गणना करने के लिए आरेनियस ने एक समीकरण दिया जिसका नाम है K बराबर, ध्यान से देखो, A e की पावर माइनस EA बाई RT। EA अलग अलग नहीं पढ़ना इसको, ये मत पढ़ना कि E अलग है A अलग है। EA एक ही आइटम है जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय, इसलिए मैं वहां ऊपर दिखाया हूं। ये एक ही चीज है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, K बराबर A e की पावर माइनस EA बाई RT। इन्होंने क्या किया कि इसकी सहायता से क्या करना शुरू किया, बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करना शुरू किया। लेकिन समस्या ये आई, यहाँ पर इस समीकरण से समस्या ये आई कि यहाँ पे E की पावर माइनस EA बाई RT है, कुछ ऐसा लिखा गया है, E की पावर माइनस EA बाई RT। यहाँ पावर से हमें EA का मान निकालना थोड़ा सा असंभव होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, समीकरण को और आसान बनाने की कोशिश किया। तो समीकरण को थोड़ा लोग देखते हैं किस तरीके से उन्होंने आसान बनाया है, ठीक है, देखा जाए। देखो अब लोग ये आरेनियस फैक्टर है, आरेनियस गुणक है A, ठीक है ना। A क्या है, आरेनियस फैक्टर है। K क्या है, वेग स्थिरांक है। E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। R क्या है, गैस स्थिरांक है। T क्या है, ताप है। ठीक, खैर ये जानना जरूरी है हमारे लिए, ये यहाँ पे क्या है। अब देखो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, हम इसका भी यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत अत्यधिक कठिन हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, दोनों पक्षों का, है ना, दोनों का बढ़िया समझ में आएगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, देखो पता है लॉग क्यों लेता है, जब कभी पावर लगा रहे ना तो उसको हल करने का तरीका जो लॉग के पास है ना। आप लोग पढ़े होंगे लॉग m की पावर n, n लॉग m, पावर गायब हो जाता है। अगर कहीं पे लिखा हो लॉग m की पावर n, इसको क्या लिख सकते हो, लॉग n लॉग m लिख सकते हो। अब यहाँ जो घातभाव खत्म हो गया है ना, तो पावर को आसानी से खत्म करने का तरीका किसके पास है, लॉग के पास है, ठीक है ना। तो लॉग के लिखो इसको, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ a e की पावर माइनस EA बाई क्या RT, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, इस जगह पे गुणा का चिन्ह माना और लॉग अलग अलग मान लिया। आप पढ़े होंगे लॉग m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n होता है। इसको मानो log m और इसको मानो log n, अलग अलग लिखो। तो log, अब बाएं तरफ कुछ नहीं करना है, log k इज इक्वल टू log m माने क्या, log a, log m हो गया प्लस log m प्लस भाई log m इंटू log n है, तो log m हो गया प्लस log n कितना है, e की पावर माइनस EA बाई क्या, इसको बेस e मानो, log बेस e मानो। शुद्धफल क्या आता है, जो लॉगरिथम माना जाता है हमेशा log e का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है ना। देख लिया, समझ लिया कि ठीक है, बहुत टफ नहीं है, एकदम सरल है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते करो आ जाए। अब क्या करना है बोलो,
यहाँ पे पावर है ना, यहाँ पे पावर है, पावर को लेकर आगे पढ़ो तो वहां जो फॉर्मूला लिखो log m की पावर n, n log m, n कहाँ आता है, log के पहले आ जाता है, ये पावर में है ना, तो पावर कहाँ ला दो, यहाँ ला दो, तो log k बेस e इज इक्वल टू log e बेस a प्लस, अब माइनस आएगा पहले तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या e a बाई क्या आर टी लॉग ई बेस, सही है कि नहीं? और मैंने आपको बताया लॉग 10 बेस 10 का मान लॉग 100 बेस 100 का मान लॉग ए बेस ए का मान लॉग ई बेस ई का मान, अगर वैल्यू सेम हो बेस सेम हो तो हमेशा उसका मान एक होता है। तो यहाँ भी लॉग ई और बेस ई का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका काम तमाम। तो हमारे पास बचा क्या, लॉग के बेस ई इज इक्वल टू लॉग ई बेस ए माइनस ई ए बाई आर, ठीक है, ठीक। अब आगे इधर देखो, अब क्या करना था ध्यान से देखो, संतोष इधर देखो, अब अगर हम यहाँ पे T1 और T2 ध्यान दो थोड़ा सा सिस्टमैटिक समझो, यहाँ पे लिखा है आर्हेनियस गुणक, ये फिक्स वैल्यू है, क्योंकि आर्हेनियस गुणक है, ये कांस्टेंट है तरीके से, स्थिरांक है तरीके से, ये फिक्स मान है, ठीक। अब क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हम इसको घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, आर का मान फिक्स होता है क्योंकि स्थिरांक है, टेम्परेचर फिक्स होता है ना, के का मान भी फिक्स होता है, के का मान है, ये वेग स्थिरांक का मान क्या करेगा, बदलता जाएगा, किसके अनुसार बदलेगा, समय के अनुसार। तो देखो इसको थोड़ा सा कैसे लिखोगे, लॉग, देखो इसके साथ हम दो समीकरण बना रहे हैं, एक T1 के लिए लॉग K1 बनाएंगे और एक T2 के लिए लॉग K2 बनाएंगे, ये लोग बदलने वाले नहीं है, ये वैल्यू सब फिक्स है, बदलेगा कौन, K और T। तो हम दो समीकरण तैयार कर रहे हैं, थोड़ा देखो ध्यान से, लॉग E बेस K1, ये K1 मान लेते हैं, K1 के लिए समीकरण बनाएंगे तो क्या मान बनेगा, लॉग बेस ए ई, ये सेम रहेगा, माइनस ई ए बाई क्या आर टी नहीं बल्कि क्या T1, T1 के एक समीकरण, सेम समीकरण आप लिख दो किसके लिए, T2 के लिए, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, और लॉग देखो यहाँ K2 कर दे रहा हूँ, K2 बराबर लॉग क्या E बेस A माइनस ई ए बाई क्या आर टी, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो समीकरण 2 मिल गया, तो समीकरण 2 में से एक को क्या करो, घटा दो, समीकरण 2 में से जो यहाँ ध्यान दे, हम दे हम और पढ़ा हुआ भैया खड़ा है, हमारे मुड़े पंखा चलो, सब 8 पंखा का चलावा दिखाओ, हवा ले लो, कम कम मत पूछिएगा, कम लॉग सिस्टमैटिक से कैलकुलेशन तो आएगा, कम दिमाग तेज होगा, मैं बैठे तो रोबोट की तरह ना। देखो समीकरण दो बताओ, समीकरण 2 में से घटाएंगे तो कैसे घटेगा, इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा मान बताओ, लॉग बेस ई K2 माइनस लॉग बेस ई K1, तो यार इसमें इसको हटा दिए, माइनस ए हो गया, बराबर इसमें से इसको घटाओ, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई समझा, ये हो गया हमारा। अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना, कैसे घटाओगे इसको, अब ध्यान दो माइनस भी लगा हुआ है, माइनस भी लगा हुआ है, तो ध्यान दो, ये तो हो गया ये। अब घटाने का चिन्ह लगाओगे, घटाने का चिन्ह लगाओगे, ये घटाने का चिन्ह है, अब ये माइनस पहले से है, तो कैसे लिखोगे, थोड़ा ध्यान से देखो,
ये भाई माइनस में है ना, ये माइनस में है ना भाई, तो ये माइनस कौन हो रहा है? घटाने वाला। यह जो लिखा हुआ घटाने वाला, ये घटाने का और माइनस पहले से वहां पे पड़ा है, तो माइनस ये बाई क्या RT2, फिर माइनस लगाओगे, बोलो ठीक है, क्या होगा? माइनस माइनस कौन वाला हो गया? घटाने का हो गया, प्लस लिख दो फिर, कौन प्लस? कोष्टक हटाएंगे। नहीं, ये माइनस ही होगा ना, ये माइनस ही होगा, तो ऐसे होगा, ये और माइनस ये करो, ये बाई क्या होगा RT1, बताओ सही है? देखो मैंने क्या किया, माइनस मतलब घटाया, घटाने के लिए हमने क्या किया, ये वैल्यू लिखा और ये इसमें से इसको क्या किया, घटा दिए, इसलिए माइनस नहीं, ये भी माइनस नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू माइनस में होगी और ये वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी। माइनस माइनस से प्लस हो गया। फिर से थोड़ा समझो, इसमें से घट गया, थोड़ा समझो, इसमें से घट गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, ये माइनस यही वाला है, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह कौन सा लगाओगे? ये वाला, ठीक, और फिर इसमें से इसको क्या करो, घटा दो, ये बाई RT2 और माइनस क्या लगाओगे, माइनस ये बाई RT1, ठीक है। अब ध्यान दो, ये वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी, हम आगे देखते देखो, ये माइनस ये करोगे, तो जब ये माइनस ये करोगे, तो ये पहले ये माइनस दोनों का मैं बाहर रख दिया हूँ, ये दोनों का माइनस कॉमन कर लो, बाहर है, ठीक, और अब ढक्कन लगा दिया, ये माइनस ये दिखाओगे, तो ये माइनस ये हो गया, यस, ये दोनों माइनस यहाँ लिख दिया, कॉमन, ठीक है। अब उसके बाद आगे आओ, देखो log m ऋण log n क्या होता है, कौन बताना, ये घटाने वाला माइनस है ना, देखो ये माइनस कॉमन हो गया, यहाँ लिख दिया गया, दोनों के माइनस खत्म हो गए, यहाँ लिख दिया गया, अब ना तो ये माइनस में गया ना तो ये माइनस में गया, अब बात आई, अब इसको भूल जाओ माइनस को, अब ये माइनस ये करना है, तो ये हुआ और माइनस ये हुआ, घटाने वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस यहाँ लिखा गया है, ठीक। अब क्या करोगे, log m ऋण log n क्या होता है फार्मूला, log m ऋण log n क्या होता है, log m बटा n, यस इसका फार्मूला जानो, log m बाई n जो माइनस में होता है बटे में हो जाता है, जो गुणा में होता है प्लस में हो जाता है, देखो यहाँ लगाया हूँ, ये देखो गुणा में log m इंटू log n, तो log m प्लस log n, और वहां क्या लिखा log m ऋण log n, अब हम लिखेंगे इसको log m बटा n, तो एक बार log लिखोगे, एक बार log, ठीक, और m बटा n माने ये m है और ये n है, तो k2 अपान बराबर क्या बचा, माइनस ये बाई RT2 और ये बाई RT1, माइनस को भेजो अंदर, माइनस को भेजो अंदर, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस में से माइनस को घटा दो, तो क्या लिख सकते हो, ये बाई RT2, ठीक है, RT1, देखो हमने क्या बोला, माइनस को अंदर भेजोगे, ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये वाली वैल्यू, तो प्लस में से माइनस घटाओगे, तो प्लस में से माइनस घटाओ, ये सही है इतना, बोलो, अब क्या करोगे,
कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? लॉग बेस ई K2 बाई R2 है ना, क्या वो R2 क्या है? R2 हाँ R2 ठीक है ना? R2 माइनस ठीक है। अब देखो क्या करोगे, कितना बराबर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन दिख रहा है ये भाई आर, ये भी तो कॉमन है और 1/T1 माइनस 1/T2 इसको और सॉल्व K2 केवल लिखा बहुत ज्यादा है, सॉल्व बहुत नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कम नहीं है इसमें। ये भाई आर ठीक है, ये भाई आर क्या करोगे T1 T2 भाई यही तो होगा और T1 और T2 माइनस T1 होगा ऐसे T2 माइनस T1/T1 T2 ये भाई R। अब एक बात बताओ, अगर हमको लॉग हटाना हो यहाँ से तो क्या करते हैं? लॉग बेस ई है हमारे पास, तो लॉग बेस ई को अगर लॉग हमें बेस ई हटाना हो तो क्या लिखते हैं? पीछे बताया हूँ अभी क्या किया गया था लॉग बेस ई हटाने के लिए? हाँ 2.303 से गुणा किया गया था। तो यहाँ पे क्या करोगे, लिख सकते हो log K2 बाई K1। अब ध्यान दो यही लिखोगे 2.303, ध्यान दो यही लिखोगे 2.303 और मैं यहाँ से सीधा भेज रहा हूँ नीचे तो लिख दे रहा हूँ EA/2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। समझ आया? तो ये जो समीकरण है हमारा ये आर्हेनियस समीकरण है और आर्हेनियस समीकरण की सहायता अब हम लोग देखो, अब हम लोग ये सवाल हल करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर और की बात नहीं है, लॉग K2 और K1 दिया रहेगा, EA का मान निकालना होगा, T1 और T2 के मान अलग अलग आपको दिए रहेंगे, अलग अलग ताप दिया रहेगा। R का मान कितना होता है 2.31, ये R है क्या? गैस नियतांक है। R क्या है? R है गैस नियतांक, इसका मान कितना होता है 4 होता है, इसको जानते रहना। तो इसको देखो, सक्रिय ऊर्जा की गणना करने के लिए क्या आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस ने क्या किया K = A की पावर माइनस A बाई RT, जहाँ A क्या है? आर्हेनियस गुणक है, ठीक। दोनों पक्षों में क्या ले लो? लॉग ले लो, तो लॉग बेस E के बराबर लॉग बेस E A की पावर, देखो कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ लॉग लगाया, यहाँ लॉग लगाया, बस बेस E मान लिया। ये नेचुरल होता है, जब भी आप लॉग मानोगे तो बेस E मानना पड़ेगा आपको, ये नेचुरल है। अब लॉग बेस E, अब देखो बाएं तरफ में कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कहानी चली कहाँ? दाएं तरफ। अब देखो लॉग m, इतना लॉग m है और इनटू लॉग n है, ठीक है ना? तो मैंने इसको मान लिया लॉग m प्लस लॉग n मान लिया, क्योंकि लॉग m इंटू लॉग n क्या होता है? लॉग m प्लस n के बराबर होता है। अब क्या है यहाँ पे, ये जो पावर है हमारा लॉग e की पावर माइनस ये बाई RT, तो लॉग m की पावर n लॉग m होता है, तो ये वैल्यू कहाँ चली आएगी? लॉग के पहले चली आएगी, हाँ, अरे माइनस लेकर के आएगी, माइनस यहाँ पे था, ठीक है ना? और लॉग बेस E और E का मान 1 हो गया, बचा कितना? ये भाई RT हो गया। अब इसकी सहायता से मैंने क्या किया, दो समीकरण तैयार किया, एक K1 के लिए और एक K2 के लिए। और K1 K2 जो समीकरण तैयार करोगे तो वैल्यू T1 और T2 की मिलेगी, T1 और T2, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना होता है, फिक्स होती है, और लॉग बेस A ये भी फिक्स होती है, क्योंकि ये क्या है? आर्हेनियस गुणक है, कांस्टेंट है, नियतांक है, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो K1 K2 बदलता रहता है। अब दो समीकरण जब हम बना देंगे, K1 के लिए यहाँ T1 लिखोगे, K2 के लिए यहाँ T2 लिखोगे, बस कुछ नहीं करना है। समीकरण दो में से एक को घटा दो, इसमें से घटाओगे, इसमें से घटाओगे ये वाला घट जाएगा, कट जाएगा, इसमें से घटाओगे, माइनस को बाहर कर लो, इस माइनस को क्या कर लो? बाहर कर लो, ठीक है ना?
और बाकी बचा क्या, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इतना माइनस इतना कर दीजिए। ठीक, अब क्या करोगे, हमने क्या किया log k2, अब ये log m नहीं log n, log m बटा n, और log m बटा n लिखोगे, k2 अपान k1 लिखोगे। और फिर क्या करोगे, e अपान r कॉमन कर लो, 1 अपान k1 माइनस 1 अपान k2 कर लो। इसको थोड़ा सा और हल कर लो, ना आ जाएगा log k2 का। अब बेस e को लिखते हैं 2.303। अब यहीं पे अगर हम 2.303 का मान रख दें, ये कहाँ भेज दिया हमने, इस सब जाएगा तो नीचे जाएगा, तो नीचे भेज दिया हमने, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे log बेस e घट गया हमारा। ठीक, तो log k2 अपान k1 अपान इज इक्वल टू e अपान 2.303 t2 माइनस t1 अपान t1 t2। ये ऑलरेडी समीकरण है। इस पे सवाल आते हैं 5 नंबर।